part of when you were making CM Modi into PM Modi, or any other example you might want to take? देखिए, जब मोदी जी का मुख्यमंत्री का कैंपेन हम लोग कर रहे थे, जो कि मेरे जीवन का पहला राजनीतिक कैंपेन था 2012 में, तो ये आम बात थी कि अगर मोदी जी चुनाव जीते तो प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर चुनाव हारे तो पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। चुनाव गुजरात का था, चुनाव मुख्यमंत्री का था, लेकिन वो चुनाव प्रधानमंत्री बनने या ना बनने के लिए था। तो उसका जो स्केल था, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो उसका स्केल था वो चुनाव लड़ने का, प्रचार का तरीका, वो बिल्कुल अलग था। वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लड़ा गया। 3D पहली बार गुजरात के राज्य के चुनाव में लॉन्च किया गया। नेशनल लेवल पे तो लोगों ने बाद में देखा। सोशल मीडिया का प्रयोग, तो जो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग लोकसभा के चुनाव के दौरान लोगों को दिखी 2014 में, लोगों को ध्यान नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बिहार में तो गुजरात के लोकल स्तर पे क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है। उन सब चीज़ों को 12 के इलेक्शन में ट्राई किया गया। तो क्योंकि नोशन ये था कि अगर आप जीते तो यहाँ से प्रधानमंत्री की लड़ाई लड़नी है। समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। मैं सर सॉरी, मैं इन क्वेश्चंस पे इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है जो हमारी यंगर ऑडियंस है जो इस चीज़ को सुनती है, जिसको आपके पॉलिटिकल करियर ऑफ द 20 years और 15 years जो आप पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव रहे हो, उसकी मेजॉरिटी ईयर्स देव स्पेंड अंडर 18, अंडर 25। उन लोगों को सिर्फ आपका एक इंप्रेशन है, उन लोगों को आपका फोल्कलोर ही है, उन लोगों को हो सकता है वो वाली पहचान ना हो। और इसीलिए, और मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, बिकॉज मैं जितने टाइम से ये चीज़ कर रहा हूँ ना, मैंने रियलाइज करा है किस बेसिस पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, या क्या कहानियां लोगों तक पहुंचती है, या क्या वो सोचते हैं और एक्चुअली क्या है, में बहुत फर्क होता है। मतलब आई थिंक नैरेटिव्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। किस तरीके, हाँ, ऐसा आपको लगता है कि ये कोई राजनीति में चुनाव लड़ना, और जो आपने बताया कि किस विषय पे चुनाव लड़ा जाता है, जीता जाता है, लोग जो समझते हैं, जो रियलिटी होती है, उसमें फर्क है। ये तो जीवन के हर क्षेत्र में है। अगर आप मूवी बनाने वालों के पास जाइए, जो पिक्चर बनाते हैं, जो एक्टर हैं, लार्जर देन लाइफ उनकी इमेजरी है, उनसे जाकर पूछो व्हाट मेक्स ए पिक्चर हिट एंड व्हाट मेक्स ए पिक्चर नॉट क्लिक। राइट। उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। उसी स्टोरी, उसी लाइन पर कभी पिक्चर सुपरहिट हो जाती है, उसी स्टोरी पर उससे बड़े कास्ट लाइन, उससे बड़े बजट की पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। जो आप समझते हैं और हम और आप देखते हैं पिक्चर के बारे में, ऐसे बनता होगा, ऐसे होता होगा, लेकिन इन रियलिटी इट्स वेरी डिफरेंट। यस। अगर कोई समोसा बेच रहा है अपनी दुकान पर, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो भी आपको जो दिखता है वही रियलिटी है, ऐसी बात नहीं है। नेचुरली देयर इज ऑलवेज ए परसेप्शन एंड देयर आर प्रैक्टिशनर्स। तो जो दोज हु आर प्रैक्टिसिंग एन आर्ट और ए प्रोफेशन, उनका जो अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो परसेप्शन से कई मायनों में अलग होना ही होना है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, स्पोर्ट्स हो, फिल्म मेकिंग हो, कोई भी जीवन का क्षेत्र हो। परसेप्शन और प्रैक्टिशनर्स में, परसेप्शनिस्ट्स और प्रैक्टिशनर्स में डिफरेंस होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी उस एंड पे ज्यादा है, क्योंकि मैं यहाँ पे पॉलिटिशियन को अपने वोट के साथ ट्रस्ट कर रहा हूँ। एक फिल्म एक्टर की तो मूवी देख के, मतलब एक मूवी में तो मैं घुसा भी झुटलाने के लिए ही हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे को मेरी सीट से उड़ा के कोई जादू नगरी में ले जाए। नहीं, पर पॉलिटिक्स, हाँ, ऑल व्हाट यू कैन से इज कि स्टेक्स आर हायर। आप एक पिक्चर देखने का मन बनाते हैं और आपने रिसर्च किया, सोचा समझा, दोस्तों से सलाह के आधार पर आप गए देखने जी, और पिक्चर बिल्कुल बकवास लगी, तो आपका 500 का नुकसान हुआ, 3-4 घंटे का नुकसान हुआ। लेकिन अगर किसी नेता के बारे में आपने रिसर्च किया, सुना, ओपिनियन बनाया और उसको वोट दे दिया, तो वो नुकसान 5 साल का कम से कम है। कम से कम 5 साल आपका नुकसान हो गया, और उसका मॉनेटरी वैल्यू कहीं 500, 5,000, 5,000, 50,000 रुपए से बहुत ज्यादा है। तो स्टेक्स आर हायर बिकॉज इन डेमोक्रेसी यू आर इलेक्टिंग, लिटरली यू आर, those who are getting elected by your vote is going to be the custodian of your well-being. इसलिए वोट देते समय आपको ज्यादा केयरफुल होना है, ज्यादा आपको समझदारी दिखानी है, बजाय कि जब आप एक पिक्चर की टिकट खरीदते हैं। डेफिनेटली इट्स गिवन। किस बेसिस पे वोट देना चाहिए और किस बेसिस पे वोट दिया जाता है, में क्या डिफरेंस है? देखो, देना चाहिए, अगर आप पिछले 75 साल के जितने भी सर्वे निकाल कर देखोगे कि लोगों से जब लोग पूछते हैं कि आपके लिए मुद्दा क्या है, आप देखते एकदम पत्रकार कहता है इस बार मुद्दा क्या है,
उसमें बिना समय, काल, खंड, क्षेत्र के मैं कह सकता हूं कि टॉप 3 मुद्दा हमेशा होगा विकास, शिक्षा, रोजगार, पढ़ाई, भ्रष्टाचार। लेकिन वोट इनमें बहुत कम मुद्दों पर पड़ता है। हाँ। ऐसा इसलिए है कि जब आप कैमरे पर किसी से पूछेंगे भैया तुम वोट किस लिए देना चाहते हो, तो क्या कहेगा कि मैं हिंदू मुसलमान के लिए देना चाहता हूँ। वो तो यही कहेगा कि मैं विकास के लिए वोट देना चाहता हूँ। आप देखते हैं लोग लाइन लगा खड़े रहते हैं, कैमरा वाले पूछते हैं इस बार मुद्दा क्या है, इस बार तो मुद्दा महंगाई है। अरे भाई, सामने जब वोट देने जा रहा है तो ये थोड़ी ना कहेगा कि मैंने 500 रुपया लिया है, ये मेरा मुद्दा है। वो तो यही कहेगा कि विकास मेरा मुद्दा है। ठीक बात है। तो जब आप इन सर्वेज को पढ़ते हैं या इस तरह के विजुअल्स को देखते हैं कि इस बार मुद्दा क्या है, और आपको लगता है अरे मुद्दा तो लोगों ने विकास कहा था और वोट सबसे बड़ा जो विकास का बाधक है वो बन गया, मुद्दा लोगों ने भ्रष्टाचार कहा था और सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता चुनकर चला आया। ऐसा इसलिए कि ऑल ऑफ अस वी वांट टू बी सीन सेइंग द राइट थिंग और डूइंग द राइट थिंग। राइट। दैट मे और मे नॉट बी व्हाट वी प्रैक्टिस। दैट मे नॉट बी आवर एक्चुअल प्रेफरेंस। बिल्कुल नहीं। अगर मान लो कि मैंने तय किया है कि मैं तो अपने जात वाले पर वोट दूंगा, तो मैं कैमरे पे ये थोड़ी कहूंगा कि मैं जात के लिए वोट दे रहा हूँ। कैमरे पे तो मैं यही कहूंगा कि मैं विकास के लिए वोट दे रहा हूँ। अगर मैंने किसी से 1000 रुपया ले लिया है कि वोट तुम्हें दूंगा, तो मैं कैमरे पे आके थोड़ी कहूंगा कि मैं 1000 रुपये के लिए वोट दे रहा हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि भैया भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट दे रहा हूँ। तो किन मुद्दों पर चुनाव होता है, इट्स अ मिक्स। समाज में जो भी मुद्दा है, जो भी समाज के में महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो चुनाव में, लोकतंत्र में वो मुद्दा है। कई बार लोग कहते हैं जाति, तो भाई जाति समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बड़ी सच्चाई है। तो अगर जाति सच्चाई है तो उसकी भूमिका चुनाव में कुछ ना कुछ होगी ही होगी। अगर धर्म, जात, हिंदू मुसलमान समाज का मुद्दा है तो राजनीति में भी वो मुद्दा होगा ही होगा। अगर सड़क, बिजली, पानी समाज के चर्चा का हिस्सा है तो राजनीति में मुद्दा होगा। मोटे तौर पर समाज में जो कुछ भी है वो राजनीति में वोट के समय मुद्दा बनेगा ही बनेगा। डिग्री वेरी हो सकता है। ये संभव है कि किसी चुनाव में जाति हावी है, किसी चुनाव में धर्म हावी है, किसी चुनाव में भ्रष्टाचार हावी है, किसी चुनाव में महंगाई हावी है। लेकिन जो कुछ भी राजनीति जो है वो समाज का आईना है। राजनीति करने वाले समाज से ही तो निकले हैं। ठीक बात। और समाज ही तो राजनीति करने वालों में सिलेक्ट कर रहा है। तो उसके विषय, उसके मुद्दे समाज से अलग कैसे हो सकते हैं? वो तो अलग हो नहीं सकते हैं। नहीं। तो जो भी समाज में मुद्दा है वो राजनीति में मुद्दा है। उसका इंटेंसिटी, उसका डिग्री वेरी हो सकता है, उसका इंपैक्ट अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक शब्द में सिंपल, मैं ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में यकीन नहीं करता हूं। तो भाई जो भी जो समाज में मुद्दा है, रेलेवेंट है, वो राजनीति में भी मुद्दा होगा। पर क्या कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनमें आग ज्यादा लगाई जा सकती है? जैसे मेरा क्वेश्चन ये इसलिए है, मैं सपोज अब आप बिहार में भी बात कर रहे हो एजुकेशन की, कि आपके बच्चों की पढ़ाई पे वोट दीजिए। इज दैट अ हार्डर लाइन टू गेट वोट्स आउट ऑफ देन कास्ट और रिलीजन? देखिए, हर व्यक्ति का, दल का, नेता का एक अपना बिलीफ सिस्टम है। मान लीजिए कि आप जाति की राजनीति करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं जात की अपनी बात करूंगा तो मुझे वोट मिल जाएगा। कोई है वो हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहा है तो वो हिंदू मुसलमान करके राजनीति ले रहा है, वोट ले रहा है। कोई आदमी कह रहा है कि नहीं मैं तो विकास के नाम पर वोट मांगूंगा तो वो विकास के नाम पर वोट मांग रहा है। कोई कह रहा है मैं सेक्युलर हूं, इसके नाम पर वोट मांगूंगा, इसलिए वोट मांग रहा है। कोई कह रहा है मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा काम किया है इसलिए वोट दे दो, इसलिए वोट मांग रहा हूं। ये तो आपका अपना व्यक्तिगत या आपके दल का के साथियों का सामूहिक निर्णय है कि व्हाट इज योर यूएसपी, किस चीज पर आप समाज में अपनी बात रखना चाह रहे हो। हम लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में आप अपने बच्चों के लिए वोट दो, उसके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो। क्यों कह रहे हैं? ये ऐसी बात नहीं है कह रही है तो बात हर आदमी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसके पीछे पूरी एक थिंकिंग है। मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में किस व्यक्ति को आप वोट देते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस इस बात का है कि वोट किस बात के लिए देते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं, लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किस बात के लिए वोट देते हैं। इसको बताने समझाने के लिए मैं बिहार में पिछले 2-2.5 साल से जो कर रहा हूं, मैं लोगों को बताता हूं कि भाई ये बताओ, और मेरी किसी सभा में आप जाओगे तो मैं निश्चित तौर पे ये बात करता ही करता हूं,
मेरा पहला सवाल होता है लोगों से, और मैं हाथ उठवाकर वोट कराता हूं कैमरे पर, कि बताओ कि आपके गांव में, आपके पंचायत में, शहर में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे लोग हाथ उठाते हैं, बिल्कुल भैया ये तो होना ही चाहिए। चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे वो गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, हिंदू मुसलमान, महिला पुरुष, बुजुर्ग युवा, सब यही कहते नहीं भैया होना ही चाहिए। उनको पता नहीं कि नेक्स्ट सवाल क्या है। फिर मैं कहता हूं अच्छा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद करो और याद करके ये बताओ कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। मैं आपको बता रहा हूं, आज तक बिहार में 2.5 साल में एक आदमी ने हाथ नहीं उठाया है। अच्छा, नहीं उठाया? नहीं उठाते क्योंकि बच्चों की बात है ना। हाँ, सच बोलेंगे झूठ तो बोलेंगे। मैंने आपको पहले कहा सर्वे, मैंने जानता हूं कि सर्वे में लोग क्या कहते हैं। हाँ, ठीक बात। इसलिए मैं कहता हूं पहले अपने बच्चों का चेहरा याद कर लो, ठीक, और बताओ कि क्या आप में से किसी ने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। तो समाज में चेतना इतनी है, वो बच्चों के नाम पर झूठ नहीं बोलते हैं, लोग कहते हैं नहीं दिया। तो फिर मैं कहता हूं भाई, जब तुमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट ही नहीं दिया तो फिर वो मिलेगा कैसे? लेकिन फिर आपका सवाल हो सकता है कि भाई इसका क्या गारंटी है कि शिक्षा रोजगार के लिए बच्चों के लिए वोट देंगे तो मिल जाएगा? नेता तो हमेशा झूठ बोलता है। ये भी संभव है कि आप शिक्षा रोजगार का बात कीजिए, न मिले हमको, किसको वोट दें? तो हमने जो फॉर्मूला बनाया है, बताता हूं मैं, कि आप वोट चाहे किसी को दे दीजिए, अगर शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे, वो मैं समझा देता हूं। कि भाई बिहार में आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी को वोट दिया, बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है 4 किलो अनाज सबको मिल रहा है। बिहार में लोगों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा को वोट दिया, तो कि राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, इसके लिए वोट दिया, सारे हिंदू एक हो जाइए, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। तो मैं लोगों को बताता हूं कि भाई देखो, तुम्हारे गांव में नाली गली सड़क फैक्ट्री अस्पताल हो चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। आप में से बिहार में कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को कि भैया यहाँ बिजली आना चाहिए, सड़क आना चाहिए। लालू जी के जमाने में बिजली नहीं था बिहार में, तो नीतीश के इस बदहाल बिहार में चाहे जितना कष्ट हो, बिजली देखो घर घर आ गई है। लालू जी की बात देख लो, जिन लोगों ने लालू जी को वोट दिया वो कहते हैं कि लालू जी के राज में कुछ नहीं हुआ। लालू जी कहते हैं नहीं, हमने गरीबों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो मैं लोगों को बताता हूं कि लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुई, रोजगार नहीं हुआ, सड़क पानी बिजली नहीं मिला, लेकिन जो गरीब और पिछड़े थे उनको आवाज और सम्मान तो जरूर मिला। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में लोग कहते हैं हम जाति पर वोट देते हैं, तो हमें भैया और कुछ हो चाहे नहीं, जो जाति का तुम्हारा नेता जीत कर गया वो तुम्हारे लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था किया चाहे नहीं, जाति का जनगणना जरूर कराया है। कई लोगों ने वोट दिया, कहा हम तो मोदी जी का भाषण सुनकर वोट दिए हैं कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, बिहार में भी वैसा विकास होना चाहिए। तो मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक बात है, तुमने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, तो गुजरात में तो विकास हो ही रहा है, और तुम्हारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकर मजदूर बन ही गए हैं। अब आप हंस रहे हो, देखो लोग भी ऐसे कहते, अरे ये तो बात बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही है। अरे वोट आपने चाहे मोदी को दिया कि लालू को दिया कि नीतीश को दिया, जिस काम के लिए दिया वो काम हो रहा है। और आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक किसी को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। तो मेरे भाई, जिसको वोट देना है दे दो, एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दे दो, चाहे लालू को दो, प्रशांत किशोर को दो, नीतीश को दो, मोदी को दो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है। कितना भी कोई भी नेता हो, जिसको आप कहते हो ना ये चुनाव का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर वोट पड़ेगा उस पर कुछ ना कुछ काम होगा ही होगा। तो जो बॉटम लाइन मुद्दा है, तो इसलिए मैं बिहार में एक ही मुद्दा बना रहा हूं, अपने बच्चों के लिए वोट दो। क्योंकि तुमने जाति के लिए वोट दे दिया, तुमने अनाज के लिए वोट दिया, तुमने मंदिर के लिए वोट दिया, तुमने नाली गली के लिए वोट दे दिया, तुमने गुजरात के विकास के लिए वोट दे दिया। एक बार जीवन में वो करो जो तुमने नहीं किया है, वो ये कि अपने बच्चों के लिए वोट दो, उनके शिक्षा रोजगार के लिए वोट दो। चुनकर जो भी आएगा तुम्हारे बच्चों के शिक्षा रोजगार की व्यवस्था करेगा। तो आपके कहने का अर्थ यह है कि जो बॉटम लाइन मुद्दा है, अगर आप वो बात पे वोट डालोगे तो वो बॉटम लाइन मुद्दा मंत्री को, नेता को किसी ना किसी तरीके से फुलफिल करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्ट हो, करप्ट हो, इनएफिशिएंट हो। संभव है कि 5 किलो अनाज कहा 4 किलो मिल रहा है, लेकिन अनाज पर अगर वोट पड़ा है तो अनाज मिलेगा ही मिलेगा। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है, और यही बात जनता नहीं समझती है। ये अगर ये समझ लो आप कि अगर मंदिर के लिए वोट पड़ा है तो मंदिर बनेगा ही बनेगा।
आज बने या 2 वर्ष के बाद बने, पर बनेगा ही बनेगा। बनेगा ही बनेगा। ये लोकतंत्र में ताकत है आपकी। तो सर फिर क्या ये बात कहना फेयर है कि इशू एक ही में है? आप जैसे हाँ, देख लो हाँ, मंदिर की बात, ठीक, मंदिर की बात, मंदिर पर जब वोट पड़ गया और भाजपा जीतकर आ गई तो भाजपा तो उसके पक्ष में है ही, कोर्ट ने निर्णय दिया, मंदिर बना, लेकिन जो सो कॉल्ड उसके विपक्ष में थे वो भी अब उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे। ये लोकतंत्र में वोट की ताकत है। तो फिर इशू सिर्फ इतना ही रह गया कि एक बार में एक ही मुद्दा उठ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। एक बार में मुद्दे कई उठ सकते हैं। मैंने बिहार में मुद्दा एक चुना है, और एक बार में, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी बात यही है कि एक ही बात करो। रहता एक ही है मोटे तौर पे। अब 1989 में एक ही मुद्दा था बोफोर्स, 2014 में एक ही मुद्दा था करप्शन, भ्रष्टाचार यूपीए का हटाओ, पॉलिसी पैरालिसिस हटाओ, मोदी मीन्स बिजनेस, मोदी मीन्स ऑनेस्टी, दैट टाइम द स्लोगन वाज राइट। तो मुद्दे आप 2-3 रख सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो 1-2 प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर वोट पड़ता है उस पर अकाउंटेबिलिटी चाहे न चाहे नेता को अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। तो जब गलती जनता की वहां है जहां आप बिना मुद्दे के वोट दिए जा रहे हो, जात पर वोट दिए जा रहे हो, तो जात पर वोट दिए जा रहे हो तो जात की चर्चा होती जा रही है। तो मैं सर ये समझना चाह रहा हूं आपके एनालिसिस में बिहार एक बड़ा यूनिक केस स्टडी है फॉर पीपल हु आर नॉट इन बिहार, क्योंकि जो पीपल हु आर इन बिहार उनके लिए तो लिव्ड रियलिटी है। वो हम लोग बाहर से देखते हैं और हम देखते हैं कि खूब तो स्मार्ट लोग हैं, इतना बड़ा प्रदेश है, नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं, बट डेवलपमेंट स्टंटेड है। और उसके पीछे मैं समझता हूं एक से ज्यादा मुद्दे होंगे, एक से ज्यादा कारण होंगे। वो कारण क्या है और वो कारण सॉल्व करने के लिए हमें कितनी बार 5 साल के साइकिल वेट करने पड़ेंगे अगर एक बार में एक ही मुद्दा उठेगा तो? नहीं, मुद्दा एक उठे इसका मतलब ये नहीं है कि मुद्दा वो एक आप ये बात करें अगर सही सरकार आ जाए हाँ तो बिहार के स्टंटेड ग्रोथ को ठीक करने में करीब करीब 10 वर्ष लगेंगे। मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहता हो कि मैं आऊंगा और कल जनसुराज की सरकार बन जाए तो बिहार एकदम से देश का सबसे अग्रणी प्रसिद्ध देश बन जाएगा। लेकिन अगले 5 साल 10 साल में बिहार को सुधारा जा सकता है और बिहार भी देश के विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। आज की जो स्थिति है वो भयावह है। बिहार जितना देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर, पलायन वाला जो राज्य है, जो आपको आंकड़ों में दिखता है, जमीन पर आप जाएंगे तो स्थिति उससे कहीं भयावह है। आंकड़ों में जितना बिहार गरीब दिखता है उससे बहुत ज्यादा गरीब और परेशान, बदहाल बिहार नीचे है। लेकिन सुधर नहीं रहा है। सुधर इसलिए नहीं रहा है कि उस तरह का कोई बड़ा सामाजिक राजनीतिक प्रयास नहीं हुआ है, और जो दल यहाँ पर पिछले कई दशकों से राज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में उन्होंने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया या होने नहीं दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो आपने कहा, कि बिहार में लोगों की समझ में कोई फेर नहीं है। लोगों की चेतना थोड़ी दब गई है। जब आप बहुत लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करते हैं, गरीबी बदहाली में रहते हैं, तो इमेजिनेशन कटेल हो जाती है। इमेजिनेशन कटेल हो जाती है और बहुत लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। सही बात, सही बात। वही हाल बिहार के लोगों की है। लोग बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, लोग समझते हैं बिहार में लोगों को समझ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ये राज्य ज्ञान की भूमि रहा है। देश का गौरवशाली इतिहास है, देश के अन्य भागों का भी बड़ा गौरवशाली इतिहास है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को बहुत ध्यान से देखेंगे तो सभी राज्यों में भी बिहार का, अगर सिर्फ अतीत की बात हो तो सबसे गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। इन मेनी वेज इट इज वेरी ट्रू। सबसे गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन ये कालखंड है, पिछला 40, 50, 60 साल बिहार के लिए बहुत दुखद और कष्टदायक रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कभी तो सूरज फिर उठता है, कभी तो सूरज उगेगा, कभी तो यहाँ के लोगों की किस्मत सुधरेगी। और अगर वो सुधरनी है तो प्रयास तो लोगों को यहीं पर करना पड़ेगा। हम लोग उस प्रयास में एक तरीके से कैटलिस्ट की भूमिका में हैं, अपनी जिम्मेवारी समझ के इसको कर रहे हैं। राजनीति करने नहीं आए हैं, एमएलए एमपी बनने नहीं आए हैं। जितनी शोहरत, नाम, सुविधा लोग एमएलए एमपी मंत्री बनकर हासिल कर सकते हैं, हाँ, उससे बहुत ज्यादा भगवान ने दिया है जी। और ये कोई अहंकार का विषय नहीं है। ये सेल्फ अवेयरनेस दैट मेक्स मी ओनली हम्बल एंड टू सम एक्सटेंट रिस्पॉन्सिबल, कि अगर हम लोग यहीं जमीन से उठकर कुछ हासिल कर लिए हैं और अगर मैं अपने राज्य, अपने लोगों, अपनी मिट्टी को सुधार के लोगों की जिंदगी को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करूंगा
तो कौन करेगा। कई लोगों को लगता है अरे आया है मुख्यमंत्री बनने आया है, उनको कोई समझ नहीं है। मेरे भाई, अगर मंत्री बनना होता तो 2015 में तो मैं चुनाव यहां जीत गया था, 190 सीट आई थी, मैंने बैठ के नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट बनवाया, मैंने 7 निश्चय की परिकल्पना कराई, मैंने बिहार विकास मिशन की स्थापना करवाई। चाहता मैं भी बन जाता यहीं पर। मैं एक दिन भी नहीं रहा, मैं चला गया छोड़ के। मेरी कभी दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि बिहार में मैं कोई पद लेकर यहाँ राजनीतिक ओहदे पर बैठूं। उस समय मुझे ऐसा लगता था 14-15 में कि नीतीश कुमार में शायद वो क्षमता है, वो जज्बा है, वो सुधार रहे हैं और हम लोग करने के लिए पूरा दुनिया है, क्या जरूरत है आके बिहार में राजनीति करने की। लेकिन एक समय आया 2019-20 कोविड के बाद से 1 साल के मेरे जीवन का भी रिफ्लेक्शन का, जो मैंने बिहार और बिहारियों की जो दुर्दशा देखी और कहीं ना कहीं एक तरीके से नीतीश कुमार के सुशासन का जो पर्दाफाश देखा, उनकी इनसेंसिटिविटी देखी, उनकी संवेदनहीनता देखी, तो लगा कि नहीं, ये बिहार में जाकर अगर हमारे जैसा व्यक्ति हिम्मत करके कुछ नहीं करेगा तो कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ वापस आए हैं और बिल्कुल संकल्पित हैं। 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, सब कुछ जीवन में जो कुछ भी है वो बिहार को सुधारने में लगाए हुए हैं और पीछे नहीं हटेंगे। कई लोग हमको कहते हैं भैया बड़ा कठिन काम ले लिए। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त मित्र, जानने वाले, सहयोगी सब यही कहते हैं ये तो बहुत कठिन काम आपने ले लिया है। मैं कहता हूं भाई कठिन है इसलिए मुझे करना है, कोई दूसरा नहीं हिम्मत करेगा इसलिए मुझे करना है। इट इज ओनली मीनिंगफुल व्हेन इट इज डिफिकल्ट। यस, आई थिंक मैं इसको करते हुए हार जाऊं, पराजित हो जाऊं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस के मर भी गए तो ये दुनिया अभिमन्यु की कहानी और गाथा गाती है, जिसको घेर कर मारने वालों की गाथा नहीं गाई जाती है। तो बिहार को सुधारने के क्रम में अगर मेरा सब कुछ बर्बाद भी हो जाए तो भी मुझे कोई चिंता नहीं है। इसको ठान लिए हैं और इस चक्रव्यूह में अपने आप को झोंका है, तो या तो इससे अब जीत कर निकलेंगे या मर के निकलेंगे, लेकिन इसको पीछे नहीं हटेंगे। आप अभी नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे और आपने बोला मैंने उनकी इनसेंसिटिविटी देखी, पर्दाफाश हुआ और मेरे कुछ पैरेलल रिफ्लेक्शंस रहे बिहार को लेके। वाज देयर अ स्पेसिफिक इंस्टेंस दैट बिकॉज़ नहीं, कोविड वाज वन ऑफ द मेजर थिंग। अच्छा, मतलब कंप्लीटली मिसमैनेज। मतलब देखिए, मिसमैनेजमेंट की बात नहीं है। कोविड विश्वव्यापी समस्या थी, संकट आया, सबको कष्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, लोग त्राही मची, लेकिन पूरे देश में जो दुर्दशा बिहार के लोगों की हुई, लोगों ने, आप दिल्ली में रहते हो, लोगों ने बिहार के लोगों को घरों से निकाल दिया। लोगों को बस तक नहीं मिला, ट्रेन नहीं, गाड़ी नहीं, पैदल चल के बच्चों को लेकर, अपनी पोटली, अपनी जीवन की पूरी कमाई, जमा पूंजी लेकर, अंदाजा लगाइए आज के ज़माने में 1000 किलोमीटर महिलाएं, बच्चे पैदल चलकर आए। महीनों तक वो नज़ारा चलता रहा और हम जैसे लोग सारी शक्ति, ताकत, साधन होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके। तो ऐसा लगा कि नहीं, अगर भगवान ने शक्ति बुद्धि दी है तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि समाज सुधरे। नेताओं को जिताते हराते रहने से कुछ नहीं होगा। मेरा मोह भंग हुआ और बंगाल का चुनाव खत्म हुआ। उसके बाद मैंने उसी दिन, जीत के दिन, घोषणा की कि नहीं, अब ये काम आगे नहीं करना है। फिर साल भर अपने लिए रखा, सोचने के लिए, समझने के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, और तय करके जब 2 मई 2022 को मैं आया बिहार में, उसके बाद जीवन का सब कुछ छोड़कर यहीं पर हूँ, बिहार के लिए समर्पित हूँ। और चाहे कठिनाई जितनी आ जाए, जितनी आलोचना सहनी पड़े, जितना हंसी का पात्र बनना पड़े, जितना संसाधन ताकत लगानी पड़े, सब कुछ झोंका है। और मेरा विश्वास है कि आज नहीं तो कल बिहार का भी उदय जरूर होगा, बिहार में भी सवेरा होगा और निश्चित तौर पर बिहार की स्थिति सुधरेगी। एक बात बताओ सर, मैं 30 साल का हूँ, अभी भी 30 का नहीं हुआ, 29 का हूँ। मैं बहुत यंग हूँ और मेरी ऑडियंस रफली मेरी एज है, उससे कम यंग ही है, ठीक है। और हमारे लिए जैसे एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था, विच वॉज अ ग्रैंड पॉलिटिकल इवेंट एटलीस्ट इन दिल्ली, हम स्कूल में थे, ये तो शायद बिल्कुल ही 5th 6th में भी नहीं रहे होंगे, ठीक है, बच्चे ही थे। और द रीजन वाई द एंटी करप्शन मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उस चीज ने हम लोगों को, यंग लोगों को बताया कि कई बार नेताओं की नीयत भी नहीं होती है आपको हेल्प करना। करप्शन का अर्थ ही है कि आदमी सेल्फिश ज्यादा है देन सोशली सोचने के। आपने कई नेताओं के साथ काम किया है, आपने कई नेताओं के साथ, अब आप कंपीट कर रहे हो इलेक्शन में।
क्या ये बात ठीक है कि बहुत सारी चीजें इसलिए बेहतर नहीं होती कि नेताओं की मर्जी नहीं होती, या सिस्टमैटिक ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, पुराने सिस्टम है? इट्स मिक्स ऑफ बोथ। Okay. देखो, जो लोग ये समझते हैं कि जितने नेता हैं जिस दल में भी हैं उनका बस एक ही काम है, जैसे हिंदी पिक्चर में दिखाते हैं कि स्कीमिंग कर रहे हैं, मर्डर कर दें, पैसे कमा लें, लूट लें, काम नहीं करते हैं, अय्याशी कर रहे हैं, ऐसे भी होते होंगे। ऐसे भी कुछ लोग होंगे, लेकिन मैं ऐसे बहुत नेताओं को जानता नहीं हूँ, फर्स्ट हैंड मिला नहीं हूँ, जो कि विशुद्ध तौर पर समाज का नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपने स्तर पर नेता कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं, हाँ, उनमें क्षमता ना हो, उनकी सोच में कमी हो, और ये जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं समाज के, ये इतने आसान नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जैसे 1.3 बिलियन लोगों को गरीबी से निकालना, ये ह्यूमन हिस्ट्री में कहीं हुआ नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो इफ एंड व्हेन इट हैपेंस इन इंडिया, दैट विल बी फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन हिस्ट्री। तो कई बार चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि नेता या व्यवस्था चाह कर भी उसको एकदम त्वरित उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कई बार उनकी क्षमता का भी असर है, और कई मायनों में कई जगहों पर उसकी नियत का भी दोष है। लेकिन इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस इट इज मिक्स ऑफ ऑल थ्री। समस्याएं बहुत बड़ी हैं, ठीक, क्षमता जितनी चाहिए वो उस तरह की क्षमता, सोच नहीं है, और कहीं ना कहीं नियत में भी खोट है, कुछ पैसा कमाना या अपना व्यक्तिगत लाभ, उस पर भी लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, या मतलब ये मिक्स ऑफ ऑल थ्री इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस। एंड हाउ डू आई स्पॉट नियत फ्रॉम अफार एज अ वोटर? नहीं जी, बिल्कुल आप मतलब ये फिर मतलब बेकार प्रयास है। अच्छा, लोग अच्छा। ये कहते हैं कि भैया ये कैसे मान ले कि आप धोखा नहीं देंगे। तो मैं कहता हूँ यार, आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं जो ये सवाल पूछ रहा है। मेरे भाई, अगर मुझे धोखा देना है तो तुम सवाल पूछोगे कि आप धोखा तो नहीं दोगे, तो क्या मैं कहूँगा हाँ दूंगा? अरे भाई, बड़ा बेवकूफ आदमी हो यार। मतलब कभी कभी सवाल पूछने वाले भी मुझे कि भैया आप पर कैसे भरोसा कर ले। हमने बिल्कुल भरोसा मत करो। लेकिन लोकतंत्र ने आपको एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। वो व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति, जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा पर भी आपका भरोसा हो या आप करना चाहो, वो आप कीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट सिर्फ 5 बरस के लिए है। 5 बरस में अगर वो व्यक्ति, वो दल आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरता है, तो लोकतंत्र आपको सिखाता है कि जितनी मजबूती से आपने उसकी मदद की है, उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए।